हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ संकल्प सीरीज जहां पर हम जेआईबी नवंबर 2025 एग्जाम के प्रिपरेशन करते हुए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी पेपर ऑफ जेआईबी एग्जाम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम दैट इज आई एंड आईएफएस, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेट्स एंड इनविट्स, उसको डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स इस चैप्टर में से आ जाते हैं। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल डी, दैट इज चैप्टर नंबर 45। बहुत ही इंटरेस्टिंग बढ़िया चैप्टर है। इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कितना डेप्थ में हमें इस सब टॉपिक को पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आप इस सेशन को अगर देखेंगे तो आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। जेआईबी एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ही आगे के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनसे डिराइव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से आप आगे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो इनका बढ़िया एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में यू कैन डाउनलोड इट। नाउ इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग रेट्स एंड इनविट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि कौन से टॉपिक्स को हम यहाँ पर टच करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रेट्स, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका मतलब क्या होता है, हिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स क्या है। तो ये टाइप्स वाला पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा, इससे 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। रेट्स हो गया, इनविट्स हो गया, टाइप्स में से तो आता है, एंड देन टैक्सेशन गाइडलाइंस वगैरह से आ जाता है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सिमिलरली इनविट्स, ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टैक्सेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्स, एंड ये रेट्स के कॉन्सेप्ट के साथ आपको इनविट्स का भी समझ में आ जाएगा। ये ऑलवेज आई टेल यू कि मॉड्यूल डी में फर्स्ट का जो स्लाइड है वो आपने अगर अच्छे से समझ लिया, डेफिनेशन वगैरह अच्छे से आपको समझ में आ गया, देन आगे का पूरा डिस्कशन आपके लिए काफी इजी हो जाता है। सो ध्यान से इस स्लाइड को सुनिए, यहाँ पे जो चीजें कही जा रही हैं समझिए, एंड आगे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो रेट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो नाम देखिए, हमेशा ही स्टार्ट करना चाहिए विद अंडरस्टैंडिंग द नेम। रियल एस्टेट यानी कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ बात की जा रही है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, तो देखते हैं है क्या। यहाँ पर एक इन्वेस्टर है, इसका जो हालत है वो देख लेते हैं। इस इन्वेस्टर को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अरे सर, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, घर खरीदना है। ओके, बाय प्रॉपर्टी, ठीक है, कर सकते हैं क्या। तो घर खरीदने का जो काम है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर नॉर्मल पीपल। ठीक है, तो इसमें क्या इश्यूज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीस तो आज के डेट में चाहिए ही चाहिए अगर आपको प्रॉपर कुछ घर या फिर कोई प्रॉपर प्लेस खरीदना है। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी को मैनेज भी करना है, कुछ इश्यूज आ गए, कुछ उसमें चेंजेस करवाने हैं, अल्टरेशंस करवाने हैं, किसी को अगर आपको रेंट पे देना है, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको घर खरीदने के बाद उससे प्रॉफिट कमाना है। तो ये सारा हेडेक कैसे ले सकते हैं, तो ये उतना अच्छा एक ऑप्शन नहीं है टू इन्वेस्ट एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न। अब कोई और इसके अल्टरनेटिव्स है क्या रियल एस्टेट सेक्टर में ही, ताकि हम प्रॉफिट भी उतना कमा पाए बट हमारा जो सरदर्द है वो उतना ना रहे। तो he says I cannot buy the property, so what can you do, invest in the stocks of real estate companies। क्या ये कर सकते हैं। तो जो ये रियल एस्टेट कंपनीज हैं, कई सारे हैं जो आपको ये इस तरीके से घर खरीदने से रिलेटेड ब्रोकरिंग एंड वेरियस अदर प्रॉपर्टी सेलिंग वगैरह के काम करते हैं। तो उन कंपनीज के शेयर्स या बॉन्ड्स इश्यू उन्होंने किए होंगे इन द ओपन मार्केट, तो उनमें आप जाके इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, इज दिस करेक्ट वे, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो हो ही रहा है इतना सारा, उस प्रॉफिट में से थोड़ा पार्ट आपको मिल जाएगा। ओके, इज दैट द राइट थिंग टू डू। यहाँ पर भी कई डिसएडवांटेजेस है, लाइक मार्केट का रिस्क है। अगर आपने शेयर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स पे तो चलो कम है, बट शेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट रिस्क है। मार्केट में वेरिएशंस की वजह से आपको फिर रियल एस्टेट सेक्टर में है ही ऐसा कि बहुत सारा पैसा एक बार में डूब भी जाता है। तो मार्केट रिस्क है, एंड मार्केट में वेरिएशंस होंगे तो आपका फिर प्रॉफिट जो है वो जीरो हो सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है पूरा मार्केट। तो ऐसे केस में इतना वोलेटाइल जो मार्केट है, कैन वी इन्वेस्ट इन दिस, तो दिस इज नॉट ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग टू डू।
दैट इज वाई यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है विच इज इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन क्या है? अगर हम देखें तो एक ऐसा फंड जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उस पूलिंग ऑफ फंड्स से आगे किसी आगे इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। जनरली म्यूचुअल फंड्स में जो डिफरेंट शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है इन द रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, 4 घरों में इन्वेस्ट कर दिया और ये घर को मैनेज किया जाता है। डिफरेंट एंटिटीज हम देखेंगे, मैनेज किया जाता है और इसका जो रेंट आता है मोस्टली यही किया जाता है। या तो बाइसेल बाइसेल करके उस तरीके से भी कमाया जा सकता है, बट मोस्टली इसमें से जो रेंट आ रहा है वो रेंट का पैसा ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो लेती है एंड उसके ऊपर डिविडेंड्स प्रोवाइड करती है टू द कस्टमर्स। ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड वे जहाँ पर हमारा रिस्क भी कम है एंड साथ के साथ हमें खुद से ये नहीं देखना कि कौन से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना है। जो म्यूचुअल फंड का managers है they will be taking care, so you just have to give the money and finally they'll give you the profit. So that is great. rate एक तरह का trust है, as we have seen trust means what, mutual fund company के type का है। okay, so this is a good thing to go। advantages है, investment भी बहुत high नहीं चाहिए। real estate investment trust में minimum investment 15,000 रुपए का होता है, तो इतना तो afford कर ही सकते हैं। वैसे ही इनविट्स जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक रेलवे ट्रैक ले डाउन किया जा रहा है, तो इसके शेयर्स या बॉन्ड्स लॉन्च करके उससे पैसा कमाकर इस रेलवे ट्रैक को ले डाउन किया जा रहा है। या फिर कोई प्राइवेट एंटिटी है जो मेट्रो ट्रेन को ले डाउन कर रहा है, तो इनविट लेकर आएगा। वो इनविट लेकर आने पर आप उस इनविट में इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसे डाल दीजिए एंड यू योरसेल्फ डू नॉट हैव टू डू मच, आपका पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब इनविट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ का होता है, तो यू कैन गो फॉर दिस स्मॉल अमाउंट। ठीक है, एंड ऑल्सो आपको कोई प्रॉपर्टी ये सारा कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस पैसे देने हैं। तो इजंट इट अ गुड थिंग? ठीक है, मैंने इस स्लाइड पे इतना टाइम इसीलिए लगाया बिकॉज आपको समझा दूं मैं कि रेट क्या होता है, इनविट क्या होता है। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एवरीथिंग वी विल बी हैविंग अ लुक। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि सारे जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं एंड इस रेट को कोई ना कोई स्पॉन्सर स्टार्ट करता है। स्पॉन्सर और अ ग्रुप ऑफ पीपल जो इसके स्पॉन्सर्स बनते हैं। अब स्पॉन्सर ने स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ सारे पैसे आ गए, अब इन्वेस्ट कौन करेगा? फॉर दैट देयर विल बी अ मैनेजर। ठीक है, ये मैनेजर को अपॉइंट कौन करता है? समवन कॉल्ड अ ट्रस्टी, क्योंकि बहुत सारे पैसे पूल हो रहे हैं तो एक ट्रस्टी की रिक्वायरमेंट है कि जो पैसे आ रहे हैं वो सही जगह पर इन्वेस्ट हो। तो ट्रस्टी का ये भी काम है लोगों का जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करना, फंड्स का डिस्बर्समेंट सही से हो रहा है, यूसेज सही से हो रहा है कि नहीं वो देखना, एंड मैनेजर को अपॉइंट करना। तो ट्रस्टी के 3 मेन वर्क हैं। तो ट्रस्टी इज गोइंग टू डू दिस एंड मैनेजर विल इन्वेस्ट इन विच प्रॉपर्टी, कहाँ पर कैसे करना है वो मैनेजर का हेडेक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेन सेटअप जो है चलता है। अब कंपनी फॉर्मुलेटिंग दिस ट्रस्टी होता है, फिर मैनेजर होता है और वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। ट्रस्टी अंडरलाइंग एसेट्स जो है उस कंपनी के वो होल्ड करता है, स्पॉन्सर कंट्रोल नहीं करता। अब ट्रस्टी सारा जो पैसा है वो सब अपने अंडर रखता है एंड ट्रस्टी टेक्स केयर। रेट कंट्रोल्स डायरेक्टली और स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल किया जाता है। तो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, अगर डायरेक्टली सारे प्रॉपर्टीज को रेट खुद ही एज ए ट्रस्ट मैनेज कर पा रहा है देन नो प्रॉब्लम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी रिक्वायरिंग पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस व्हीकल विथ ईच प्रॉपर्टी, ताकि उस प्रॉपर्टी को अच्छे से मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? दिस इज एक्चुअली अ कंपनी हैविंग ओनली वन टास्क टू डू, दैट इज अ स्पेशल पर्पस के लिए इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड SPV1 लेट्स से, SPV2 ऐसा। ठीक है, तो इट विल हैव द टास्क ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इससे वैल्यू डिराइव करना, ये सब इसका मेन वर्क है। क्लियर है ना? तो दीज आर द एंटिटीज दैट वी विल बी हैविंग अ लुक। अब यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि
भले के लिए है ना। रियल एस्टेट को मैनेज करना है एंड साथ में उससे इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट्स में ही, रियल एस्टेट के प्रॉपर्टीज में ही आपको पैसे लगाने हैं। 80% आपका जो पैसा जा रहा है वो रेंट जनरेटिंग जो रेट से उसमें ही जाना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटेड एंड रेंट जनरेटिंग, ऐसा नहीं है कि एकदम मिट्टी मिट्टी है अब कंस्ट्रक्शन करेंगे जी उसमें उसमें आपने पैसा लगा दिया, नहीं। यू हैव टू हैव रेंट जनरेटिंग, इस तरह का प्रॉपर बिल्ट बिल्डिंग्स वगैरह में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 80% ऑफ द फंड्स, बाकी 20% आप जो भी करिए। देन ऑल काइंड्स ऑफ इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लाइक रेसिडेंस, ऑफिस, होटल्स, ठीक है। मेनली ऑफिस स्पेस पे ज़्यादा फोकस रहता है, एग्जाम में पूछ लिया तो यू कैन आंसर कि ऑफिस स्पेसेस जो है उसमें मेन होता है, क्योंकि ऑफिस में जो प्रॉफिट होता है वो बहुत अच्छा होता है एंड वहाँ पर वो एक्टिविटीज़ भी करते हैं तो हाई रेंट लिया जा सकता है। कम जो डोमेस्टिक है जो लोग रहते हैं उसमें ज़्यादा हाई रेंट नहीं ले सकते, झगड़ा झगड़ा भी करेंगे। ऑफिस स्पेस कमर्शियल होता है तो उसमें ज़्यादा रेंट लिया जा सकता है ना। हिस्ट्री क्या है रेट्स का, सबसे पहली बार यूएसए में ये रेट्स को लाया गया था 1960s में, सिगार एक्साइज टैक्स एक्सटेंशन एक्ट 1960s में, इसके तहत ये लाया गया था। अब 1960s में ये जो स्टार्ट किया गया था, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लाइक प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि बैंक एश्योरेंस सबसे पहले कौन सा पर्टिकुलर कंट्री में स्टार्ट किया गया था, डू यू रिमेम्बर कौन से कंट्री में किया गया था? सो इट वाज फ्रांस, ओके। अब यूएसए में सबसे पहला बार रेट लाया गया था यूएसए में, एंड इंडिया में ये आया है 2007 के बाद, सबसे पहली कंपनी थी एम्बेसी रेट जो इंडिया में आई थी। एंड टोटली ये मॉनिटर एंड रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। फर्स्ट इंडियन रेट कंपनी वाज द एम्बेसी रेट, यू कैन रिमेंबर दैट आल्सो। स्पेशल पर्पस व्हीकल हमने देख लिया, इट होल्ड्स द प्रॉपर्टीज एंड इसमें एक पर्टिकुलर थिंग है जो प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, तो इट हैज टू होल्ड 50% ऑफ द इक्विटी इन द एसपीवी। जो ये ट्रस्ट का स्टेक होल्डिंग है, एटलीस्ट 50% स्टेक जो है इस ट्रस्ट का होना चाहिए, ठीक है, जो रेट है उसका होना चाहिए। एंड 50% इंडिपेंडेंट हो सकता है, दैट मीन्स कोई और भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, बट 50% एटलीस्ट होना चाहिए जो ये ट्रस्ट ने पैसे दिए हो इस एसपीवी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द इक्विटी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मैनेजर का डिसीजन है, और ये जो सेल ऑफ यूनिट्स है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को सेल किया जाता है ईच एंड एवरी रेट का यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ रेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप्स बेस्ड अपॉन द सेक्टर्स, यानी कि रिटेल रेट, जहाँ पर शॉपिंग मॉल्स, रिटेल स्टोर्स वगैरह में अगर इन्वेस्टमेंट जा रहा है, एटलीस्ट 24% ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसमें जा रही है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, कितना परसेंटेज अगर शॉपिंग मॉल्स रिटेल स्टोर्स में जाए देन इट इज कॉल्ड रिटेल रेट, एटलीस्ट 24%। रेजिडेंशियल रेट इज घरों में अगर प्रॉपर्टीज जो बाय किए जा रहे हैं, दोज आर हाउसेस, ठीक है। इफ दे आर शॉपिंग मॉल्स रिटेल स्टोर्स तो दैट विल बी कॉल्ड अ रिटेल रेट। घरों को अगर खरीदा जा रहा है हाउसेस, देन दे विल बी कॉल्ड अ रेसिडेंशियल रेट। देन हेल्थ केयर सेंटर्स लाइक क्लिनिक्स वगैरह में ये पैसे जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ हेल्थ केयर रेट। ऑफिस स्पेसिस में अगर पैसा लगाया जा रहा है ऑफिस रेट। और अगर यहाँ पर एक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बाय कर रहे हैं, मॉर्गेज में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि किसी को हाउसिंग लोन दे दिया जा रहा है एंड उसके घर प्रॉपर्टी या घर जो भी है उसका हम चाबी रख ले रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। तो लियन यानी कि कोलेटरल हमने उसका घर को ले लिया एंड दिस हाउसिंग लोन इज गिवन। डिफरेंट हाउसिंग लोन्स तो दिए दिए जाते हैं, दे ऑल कम अंडर द मॉर्गेज रेट, इज दैट क्लियर? Now moving to the next type, equity rate, mortgage rate and hybrid rate। mortgage rate मैंने आपको बता दिया। equity rate are the owner of the property which they lease plus income and उससे dividends बाकियों को दिया जाता है। तो समझ में आ गया ना, equity rate is actual properties, physical properties में इन्वेस्ट किया जाता है एंड रेट ओनर होता है। बट mortgage rate में लोन दिया जाता है, ओनर नहीं है, लियन होता है, ठीक है, यानी कि उसका कोलेटरल के फॉर्म में होता है इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब आधे आपने इक्विटी आधे मॉर्गेज में लगाया तो इट इज कॉल्ड द हाइब्रिड राइट, क्लियर है ना टाइप्स। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि आपने कई सारे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो डाइवर्सिफाइड है। अगर लेट्स से आप डिफरेंट टाइप्स का एक मॉल में भी कर दिया एंड उसमें, तो एक हाइब्रिड सा आपने जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया, that will be a good way of diversifying your investment portfolio. Then the investment is
स्मॉल मिनिमम आपको ₹15,000 यहाँ पर इन्वेस्ट करने होते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट इसका प्रोफेशनल वे में हो रहा है बिकॉज एक प्रॉपर मैनेजर है, एसपीवीज है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो भी इससे प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसमें एक मैंडेट है कि एटलीस्ट 90% ऑफ द प्रॉफिट शुड गो टू द इन्वेस्टर्स ओनली, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी कैपिटल गेन्स हो रहा है उस पर टैक्स भी आपको बहुत खास नहीं लग रहा है। कैपिटल गेन्स इज, इसको हम समझ लेते हैं, अगर आपने ये रेट का एक यूनिट 30 लेट से 20,000 देकर ये एक रेट का यूनिट खरीदा है, तो ऐसे केस में आप अगर इसे किसी और को सेल कर रहे हो 25,000, तो आपने इस पर कैपिटल गेन्स करा यानी कि प्रॉफिट कमाया है। कितना कमाया? 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब ये 5,000 के ऊपर टैक्स लगता है, जो भी प्रॉफिट आपने कमाया टैक्स लगता है। दिस टैक्स इज डिपेंडेंट अपॉन कितने साल बाद आपने सेल किया। अगर किसी ने रिटेन कर लिया तो वो तो अच्छी बात है, बट अगर किसी ने जल्दी जल्दी सेल कर दिया, खरीदा एंड फिर सेल कर दिया, तो लेट्स से 21,000 में ही करिए, 1,000 के लिए सेल कर दिया, तो उस पर काफ़ी हाई टैक्स लग जाता है, तो वो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपको रिटेन करना चाहिए। रिटेन करने की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक्चुअली गवर्नमेंट हैज़ डन दिस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। तो कैपिटल गेन्स पे कैपिटल गेन्स होते हैं यानी कि आपको स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे इसे सेल भी कर सकते हैं, बट उस पर फिर टैक्स भी लगता है। लिक्विडिटी कम है बिकॉज बहुत ज़्यादा बायर्स सेलर्स आपको नहीं दिखेंगे। फ्रॉड भी यहाँ पे कम है बिकॉज रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा। एंड कैपिटल पोर्टफोलियो एवरी 6 मंथ्स में आपको डिस्क्लोज करना होता है, तो ट्रांसपेरेंट भी है यहाँ पर सारी चीज़ें। ये तो एडवांटेजेस हो गए। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, को कम ही है इंडिया में अगर हम देखें तो रेट्स, एंड लिक्विडिटी कम है बिकॉज ऑफ लो लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जो हमने ऑलरेडी देखा। Now coming to the taxation guidelines, some part of it already I have told. डिविडेंड जो भी जाता है, लेटेस्ट से आपने 20,000 दिए तो आपको फिर एवरी 1 मंथ में 1,000 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है, तो ये 1,000 रुपीज़ आपके इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए आपके इनकम में ऐड हो जाता है, एंड उस पर वो इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स लगता है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू सेल दिस यूनिट, ठीक है, 25,000 में लेट से आपने सेल कर दिया, तो 5,000 का जो कैपिटल गेन्स है, लेट से आपने 5 ईयर्स के बाद ये सेलिंग की है, तो ऐसे केस में ये लॉन्ग टर्म का हो गया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अलग है। अब लेट से आपने 1 साल के अंदर अंदर 6 मंथ्स में ही सेलिंग कर दी एंड यू अर्न 5,000 रुपीज़, तो जितना भी अमाउंट होगा उस पर आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। तो 5,000 का लगा लीजिए, 5,000 का 15% यू हैव टू टेक, एंड उतना अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट 750-800 रुपीज़ यू हैव टू गिव द टैक्स। अब ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया, बट अगर आपने 1 साल बाद सेल किया है तो 1 ईयर इज अ कट ऑफ, 1 साल बाद सेल किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। दैट टू देर इज अ लिमिट, एक रिबेट है, 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। अगर 1 साल बाद सेल कर रहे हैं आप तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 1 लाख तक नहीं देना। अब 1 लाख से ऊपर 10% का टैक्स लगेगा उस पर, ठीक है। लेटेस्ट से आपको 1,05,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे केस में आपका टैक्स लगेगा ओवर द 5,000 रुपीज़ ओनली, बिकॉज 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं उसके ऊपर, इस पर भी 10% टैक्स है विच इज़ 500 ओनली, ठीक है। तो बेटर है लॉन्ग टर्म में सेल करें, दैट इज़ अ गुड थिंग। नो और भी कुछ चीज़ें, जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरीके का है। स्पॉन्सर की हमने बात की थी, जो ये पर्टिकुलर ट्रस्ट को स्टार्ट करता है, तो स्पॉन्सर एटलीस्ट 25% ऑफ द यूनिट्स होल्ड करेगा। ऐसा नहीं कि स्पॉन्सर ने हाँ बस एक यूनिट खरीद लिया, हाँ बस ये स्पॉन्सर बन गया, नहीं। एटलीस्ट 25% ऑफ द यूनिट्स विल बी इन द हैंड्स ऑफ द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर बाय किया होगा, एटलीस्ट 3 ईयर्स तक उसे रिटेन भी करेगा। और 80% से ज़्यादा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रेंट जनरेटिंग एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए। एंड ट्रस्ट का एटलीस्ट, ट्रस्ट के पास एटलीस्ट 50% ऑफ इक्विटी इन एसपीवी होना चाहिए। एसपीवी के पास एटलीस्ट 80% जो प्रॉपर्टी का शेयर होल्डिंग है वो होना चाहिए। लेट्स से एसपीवी वन प्रॉपर्टी वन को मैनेज कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी वन का
एटलीस्ट 80% स्टेक SPV1 के पास होना चाहिए। 80% जो इन्वेस्टमेंट है इसमें SPV1 का होना चाहिए, बाकी 20% किसी और को भी अलाउ किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 90% जो आपके प्रॉफिट्स हैं एवरी 6 मंथ्स एटलीस्ट री इन्वेस्ट होने चाहिए इन अनदर, अनलेस ये एवरी 6 मंथ्स में दिए जाने चाहिए टू द इन्वेस्टर्स, अनलेस ये किसी और प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर लीवरेज भी है, बोरोइंग एंड डिफर्ड पेमेंट जो है 49% से कम होना चाहिए ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट एसेट्स। ठीक है, अगर कहीं से कुछ बोरो करके ये प्रॉपर्टी लिया जा रहा है, इसने कुछ लोन वगैरह लेके देन इट हैज़ टेकन दिस प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में जो भी लोन लिया हुआ वो ट्रस्ट का जो टोटल एसेट्स हैं, लेट्स से 10 लाख रुपीज़ के एसेट्स है, तो उसका 49% से कम होना चाहिए ये पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अगर एक्सीड कर रहा है तो क्रेडिट रेटिंग की रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो किया जा रहा है, मिनिमम आपको 15,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। ईच यूनिट का कॉस्ट 15,000 से कम नहीं हो सकता, बट 15,000 तक रह सकता है। ट्रस्ट अगर आगे हम बढ़े, लेट अस टॉक अबाउट इन्वेट्स नाउ। ठीक है, इन्वेट से ट्रस्ट में आ जाते हैं। ट्रस्ट का जो डेफिनेशन है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में दिया हुआ है, एंड ये रेगुलेटेड एंटिटीज होते हैं सेबी के द्वारा, सेबी के रेगुलेशंस को इन्हें फॉलो करना है। इन्वेट्स आर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो मनी की पूलिंग होती है, ईच यूनिट को डिफरेंट डिफरेंट पीपल खरीदते हैं एंड देन दे इन्वेस्ट इन दिस। देन फर्दर यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है, एक स्पॉन्सर होता है। ठीक है, सेम थिंग्स है, अगर रेट का सारा आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस है एंड एवरीथिंग इज सेम, इट विल बी वेरी इजी। तो स्पॉन्सर एक्चुअली स्पॉन्सर्स दिस, यहाँ पर एक ट्रस्टी होता है, अगेन ट्रस्टी विल अपॉइंट द मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे 2 मैनेजर्स होते हैं क्योंकि ये हैवी प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, तो एक मैनेजर तो नॉर्मल कहाँ पर कौन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, एंड द अदर मैनेजर इज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज, सॉरी ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हमने किए वो कंप्लीशन तक आ रहे हैं या नहीं, उसमें कुछ बाधा तो नहीं आ रही, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, एंड बीच में एसपीवी होता है ऑफ कोर्स विथ ईच जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एंड सीज दैट एवरीथिंग इज रनिंग वेल। तो दिस इज द थिंग, स्पॉन्सर्स होते हैं, इन्वेट सेटअप करते हैं, इनका लॉक इन रिस्ट्रिक्शंस है कि इतना साल तक इतना परसेंटेज स्टेक होल्डिंग ज़रूर होना चाहिए। इन्वेस्टर्स का कोई लॉक इन नहीं है, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम द लिस्टिंग डेट। ठीक है, जिस दिन ये इन्वेट जो है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया तो फ्रीली किसी और को वो सेल कर सकते हैं, द अदर पर्सन इज रेडी टू बाय। ट्रस्टीशिप फीस लेता है अपना इन्वेट के एसेट्स को होल्ड करना। एसेट मैनेजमेंट फी इन्वेस्टमेंट मैनेजर है यहाँ पर, एंड 100% एक्विटी जो यहाँ पर है ऑफ द एसपीवीज विल बी हेल्ड बाय द ट्रस्ट। अब ईच एसेट यानी कि ईच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ एक एसपीवी अटैच्ड होता है, एंड यहाँ पर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है सभी को मैनेज एंड कंट्रोल करता है इन्वेट के ऑपरेशंस को। ठीक है, तो दिस इज द टोटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्पॉन्सर्स की बात करें तो मैंडेटरी है कि 15% तक एटलीस्ट स्टेक होल्डिंग आपको 3 साल तक रखनी है। रेट में कितना था, 25% था, यहाँ पर 15% है। द अपॉइंट द सेबी अप्रूव ट्रस्टी, एंड 2 टाइप्स ऑफ मैनेजर्स यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, जिनके बारे में हमने बात कर ली। अब ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे एसेट्स को होल्ड करना एंड पीपल के इंटरेस्ट में सारे एक्टिविटीज करना कि ये सारे पैसे सही जगह जा रहे हैं या नहीं। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड्स टू द यूनिट होल्डर्स एंड ओवरसी करना कि एक्टिविटीज इन्वेट मैनेजर सही से कर रहे हैं या नहीं। अब इन्वेट्स के डिफरेंट टाइप्स है एज पर सेबी। यहाँ पर हम देखें तो एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक लेट्स से हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको रन किया जा रहा है, तो उसमें हमने इन्वेस्ट किया है, तो दैट इज़ एनर्जी रिलेटेड, ये एक एग्जाम्पल है। ट्रांसपोर्ट, वैसे ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, रोड्स हाईवेज रिलेटेड, कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, टेलीकॉम टावर्स, सोशल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क्स, वाटर सैनिटेशन, इरिगेशन नेटवर्क रिलेटेड भी यहाँ पर ये इन्वेट है। ठीक है, अब बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ फंड्स देयर आर 2 टाइप्स, लाइक पब्लिक ओन्ड हो सकता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेट लिस्टेड फॉर ट्रेडिंग ओवर द स्टॉक एक्सचेंज। तो पब्लिक लिस्टेड का मतलब पब्लिक लिस्टेड इन्वेट्स आर दे आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड पीपल उसमें डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं जो इन्वेट के यूनिट्स हैं। प्राइवेटली ओन्ड इन्वेट्स ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं होते हैं,
प्राइवेटली लिमिटेड इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, कंपनी ने इशू किया, कुछ लोगों ने खरीद लिया, बस ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं है। एडवांटेजेस क्या है? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, सही बात है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीस मिनिमम आपको देना पड़ता है। पहले 10 लाख था बट इसे रिड्यूस करके 1 लाख कर दिया गया है। ऑल्सो यार प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड 90% इनकम इन्वेस्टर्स को जाएगा। यहाँ कैपिटल गेन्स भी है जहाँ पर सारा जो इन्वेस्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है, ट्रेड होता है। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? टैरिफ में चेंजेस अगर हो गए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस में वेरिएशंस हो गए, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इश्यूज है, वेरिएशंस इन द कॉस्ट एंड ऑल, हाल्ट हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है रुक जाता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। यूसेज में वेरिएशंस, अगर लेट से हमने रोड कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा दिया, कोविड जैसा कुछ हो गया 1-2 साल के लिए, पूरा रोड्स में बहुत ही कम गाड़ियाँ जा रही है, तो आपका पैसा वसूल ही नहीं होगा। तो ऐसा कुछ इश्यूज हो सकते हैं, प्रोजेक्ट ही रुक गया। ठीक है, वो सब। अब फाइनल टॉपिक दैट इज टैक्सेशन गाइडलाइंस क्या है? डिविडेंड्स अगेन टैक्सेबल हैं और इन द इन्वेस्टर्स हैंड। तो इन्वेस्टर को जो भी डिविडेंड मिला, लेटेस्ट से 2 लाख रुपीस उसने डाला एंड 50,000 उसको डिविडेंड मिला, तो ये 50,000 आपके इनकम में इंक्लूड होगा एंड इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, लेटेस्ट इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आपको इनकम टैक्स इस पे देना पड़ेगा। कैपिटल गेन्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर वहाँ पे लिमिट क्या था? कट ऑफ था 1 ईयर का, यहाँ पे 3 इयर्स का कट ऑफ है। ठीक है, अगर आपने 3 इयर्स से पहले सेल कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड द परसेंटेज इज सेम 15%। ठीक है, आपने 50,000 अर्न किया तो 50,000 के ऊपर 15% कटेगा, 7,500 यू हैव टू गिव। राइट नाउ इफ 3 साल के बाद आप सेल कर रहे हैं, द लिमिट इज अगेन 1 लाख ओनली। ठीक है, 1 लाख रुपीज के ऊपर जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका तो प्रॉफिट 50,000 है, यू नीड नॉट गिव एनी टैक्स ऑन दिस। 1 लाख के ऊपर जितना भी है उस पर भी 10% टैक्स आपका लगेगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। I hope all of these things are clear. Now this is one question for you. Please pause the video and try to answer. ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जून 2024 में पूछा गया। एंड जो एरिया से क्वेश्चन पूछे गए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन। नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रान जो हमारा है उसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं? सॉरी, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में कितने डिजिट्स? 11, 12, 16 या 9, सॉरी। तो यहाँ सही जवाब है 12 डिजिट। ठीक है, इन द सेम वे यूएन नंबर इज ऑल्सो 12 डिजिट नंबर। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट? तो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, प्रीवियसली तो मैंने आपको दिखाया इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट मी टेल यू दैट EduTap हैज कम अप विद वंडरफुल कोर्सेज फॉर यू, सो दैट आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। JIB के यहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप या तो गूगल में edutap.in टाइप करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वी हैव द मास्टर कोर्स, जहाँ पर सारे जो चैप्टर्स है उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर वाइज MCQs, चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। एग्जाम से पहले रिवीजन का भी टेंशन आपको नहीं लेना, लाइव क्लासेस के थ्रू बहुत अच्छे से आपको सारा कुछ रिवाइज करा दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज करा दिए जाते हैं। देयर इज ऑल्सो डिस्काउंट ऑन दिस, यू कैन यूज द कूपन कोड जो भी वहाँ पर अवेलेबल है एंड गेट द डिस्काउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हो गया चारों कंपोनेंट्स का। अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट का चाहिए, नहीं बाकी कंपोनेंट मैंने क्लियर कर लिए हैं या बाद में दूंगी, तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस। ठीक है, IFS, PPB, AFM, RBWM वगैरह आप यहाँ पर जो है इनको अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव द टेस्ट सीरीज, जिसमें यू कैन जस्ट सी कि सारे सारे चैप्टर्स के MCQs एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व्ड, अलॉन्ग विद दैट ईच एंड एवरी कंपोनेंट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। सो इन दिस वे यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो एंड आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द एग्जाम। ओके, so these are the courses that are provided. Apart from that, आपका कोई भी query you can ask us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.